नमस्कार, आप देख रहे लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नए सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि 50% आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसी के साथ ही जाति आधारित जनगणना की मांग भी तेज हो गई है। वहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि जाट, गुर्जर और मराठा आरक्षण भी मांग यहां पर जोर पकड़ सकती है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण को संवैधानिक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अदालत से फैसले का स्वागत करते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर डाली है। नीतीश का कहना है कि SC/ST को तो इस सीमा के भीतर आरक्षण मिल जाता है, लेकिन OBC और EBC वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी OBC और EBC का है उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता है। नीतीश ने इसी के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग उठा दी। नीतीश का कहना है कि जाति जनगणना से आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व तय किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने भी अदालत के फैसले के साथ साथ जाति जनगणना का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना कराई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जाहिर है कि इस आरक्षण के बहाने 2024 के पहले विपक्ष जाति आधारित जनगणना की मांग को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। देखिए, ऐसा है कि ये बिल जब लोकसभा में आया था तो कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था, तो हमारा स्टैंड तो बहुत क्लियर है, इसके पक्ष में है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम समझते हैं कि एक तरह से सही फैसला है। और जहाँ तक आदित्य राज जी का कहना है वो उनकी व्यक्तिगत राय है और वो पार्टी का स्टैंड नहीं है। बीजेपी इसे मिशन मोदी की जीत बता रही है। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों की भलाई की नीति पर मुहर और सामाजिक न्याय की दिशा में एक और कदम बताया है। समझा जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी अदालत के फैसले का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। வருகின்ற 15ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு தமிழகம் முழுவதுமே 1200 இடத்துல ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை கையில் எடுக்கிறது. 15ஆம் தேதி காலையில தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஒன்றியம் 1200 ஒன்றியத்திலும் கூட அன்னைக்கு மாநில அரசை எதிர்த்து இந்த ஆர்ப்பாட்டம் உடனடியாக பால் விலையை குறைக்க சொல்லி, இது பால் விலை மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து ஒரு விஷயம், சொத்து வரி ஏற்றம், அதன் பின்பு கரண்ட் பில் ஏற்றம், அதன் பின்பு பால் விலை ஏற்றம், ஒன்றொன்றுக்கும் மத்திய அரசின் மீது பொய்யான காரணத்தை சொல்லி, இன்னும் கொஞ்சம் விட்டீங்கன்னா இதையும் GST ஏறினால் நான் ஏற்றணும்னு சொல்லிடுவாங்க. அதை உடனடியாக இறக்க வேண்டும் என்பதற்காக 15ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதுமே மாநிலம் தழுவிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் பாரதிய जनता கட்சி आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने की जरूरत पर 2005-06 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वक्त पर मिन्हो आयोग बनाया गया और 2010 तक इसने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी थीं। लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में इसे आधार बनाते हुए 103वें संविधान संशोधन किया। लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में इसे आधार बनाते हुए 103वां संविधान संशोधन किया था। अदालत ने इस संशोधन को वैध मानते हुए इसे आर्थिक न्याय के लिए जरूरी बताया। वहीं दूसरे 2 न्यायाधीशों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को अवैध ठहराया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करने के लिए दिया जाता है। लेकिन अब आने वाले वक्त में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग जोर पकड़ सकती है, जिससे आरक्षण दिए जाने की संविधान सम्मत की मूल भावना दरकिनार होने का खतरा है। इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि जनरल कैटेगरी में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ न सिर्फ सवर्ण बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों को भी मिलेगा। ऐसे में साफ है कि ये आरक्षण सिर्फ उच्च जातियों के लिए नहीं है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे पर अपने फैसले में कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए।
लेकिन अब 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिए जाने से आरक्षण की ये सीमा बढ़कर 60% हो गई है। 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई? ये सवाल मैं आज करता हूं। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं, जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, SC ST OBC के लिए अकाउंटेबल है, ये कोई भगवान नहीं। हालांकि तमिलनाडु सरकार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है, लेकिन ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि 50% आरक्षण सीमा क्या समाप्त हो गई है? ऐसे में मराठा, जाट, गुर्जर, पाटीदार और कापू आरक्षण की मांग दोबारा जोर पकड़ सकती है। अदालत इसी सीमा के आधार पर इन मांगों को खारिज करती रही है। जाहिर है एक बार फिर देश में आरक्षण और जाति आधारित जनगणना की मांग राजनीति में हावी होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बिल्कुल, तो सवाल ऐसे में यही है कि 50% आरक्षण सीमा क्या अब समाप्त हो गई है, जिस पर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर KB त्रिपाठी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। मयंक सिन्हा जी हमारे साथ हैं, नेता है JDU के। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय खैरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है खैरा साहब आपका। और डॉक्टर स्वाति जिंदल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वाति जिंदल गर्ग जी, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत तो स्वाति जी आपके साथ ही करते हैं। क्या 50% आरक्षण की जो सीमा कानूनी रूप से संरक्षित है, इसमें फेरबदल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? आरक्षण की सीमा की क्या न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश है, ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि देखिए 50% जो आरक्षण की सीमा है, इस फैसले के साथ ही क्या वो समाप्त हो गई है क्या? देखिए, अगर हम माननीय उच्चतम न्यायालय के 1992 के इंदिरा साहनी के जजमेंट पर जाएं, तो उस जजमेंट में एक क्लियर डिमार्केशन था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती। लेकिन अब जो ये 103वां अमेंडमेंट हुआ है, इसमें आर्टिकल 15 और 16 में एक क्लॉज 6 को ऐड किया गया है, जिसको एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई जो रिजर्वेशन 50% की जो लिमिट लगाई गई थी वो SC ST OBC के लिए थी, ये लेकिन ये जो नया 103वां अमेंडमेंट है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, स्पेशल रिजर्वेशन है, जिसके लिए हम उस 50% की लिमिट तक सीमित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना ये है, और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये एक 3 वर्सेस 2 की एक मेजॉरिटी जजमेंट आई है, जिसमें 3 जजेस एक तरफ हैं, 2 जजेस एक तरफ हैं। डिसेंटिंग जजमेंट भी है हमारे पास, जहां पे जस्टिस रविंद्र भट्ट का ये कहना है कि ये जो 50% की जो लिमिट है, ये ब्रीच होनी नहीं चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि आगे अभी ये डिस्कशन केवल शुरू हुआ है। ये 50% की जो लिमिट है, इसके ऊपर डिस्कशन अभी बढ़ेगा, ये मतभेद अभी उठेगा आगे। ठीक है, विजय खैरा साहब किस तरह से इसे देखते हैं? मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका स्वागत होना चाहिए। गरीबी से बड़ा अभिशाप कोई नहीं है, क्योंकि अगर गरीब नीचे रहता है तो कभी राष्ट्र निर्माण हो ही नहीं सकता। उस तबके को हमें साथ लेके चलना ही होगा। जब गांधी जी ने रामराज की कल्पना की थी, तो मैं अच्छी तरह से याद है, तब सबसे पहली बात उन्होंने गरीबी की कही थी। हमें कांग्रेस पार्टी को जब सत्ता मिली 47 में, तब कांग्रेस पार्टी को गांधी जी ने बोला था, या तो इस तरह से चलो, वरना इस पार्टी को बाइंड अप करो, आप नई पार्टी बनाइए और राजनीति कीजिए। तब उन्होंने ये कहा था कि आपको गरीब, गांव और किसान नंबर 1 सबसे पहले गांधी जी ने बोला था। अब वही सपना 70 साल में नहीं पूरा हुआ, बल्कि और बदतर हालात होते चले गए। अगर आज उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, तो कांग्रेस पार्टी तो खैर पहले ही चाह रही थी, लेकिन कर नहीं पाई, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी। और रहा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अमेंडमेंट्स का, तो बदलाव पहली बार थोड़ा ही, राजनीतिक कारणों से तो 20 बार किए गए। बनर्जी के सामने कितने बार हुए अमेंडमेंट, कभी 6 साल की लोकसभा कर दी गई, जाने क्या क्या नहीं हुआ। इससे और क्या हो सकता है कि
तब अगर ये गरीबों के लिए कुछ हुआ है तो किसी के पेट में दर्द होना बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार जी ने बोला ये तो बिल्कुल ही गलत है। कल तक जब ये साथ थे इन्होंने तब कुछ नहीं बोला, जब मुख्यमंत्री रहे तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि जातिगत आरक्षण बढ़ाओ या इसका विरोध नहीं किया। जब ये अमेंडमेंट हुआ 2019 में तब नहीं बोले नीतीश कुमार जी, और आज उनके साथ है जिन्होंने इसके खिलाफ वोटिंग की, अब वो सब साथ तो दे रहे हैं, समर्थन तो कर रहे हैं कि ये ठीक है। लेकिन जो बाकी बातें आज नीतीश कुमार जी जो मांग कर रहे हैं कि जाति गणना जाति आधारित, ये तो आपने कभी इसकी कोशिश की कि कहा कभी कि करा जाए, हम आपके घटक हैं, कभी प्रस्ताव नहीं रखा इस चीज का। लेकिन अब चूंकि वो बंधे हुए हैं वहाँ और चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। इन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया था, सपा ने खुल के वोट किया था, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी उस अमेंडमेंट के समय, लेकिन अमेंडमेंट हुआ और रहा ये फ्रैक्चर्ड। अगर वर्डिक्ट जिनको आप कह रहे हैं कि 2 जजेस ने उसके विरुद्ध बोला है, तो वो बड़ा अच्छा विश्लेषण किया था हमसे पहले जो बोल रही थी कि जो 50% की जो एक एम्बार्गो जो लगाया गया था उनका एक रीजन था। ठीक है, हमको इस चीज तक बंद रहना चाहिए। तो एक गरीबी के लिए है तो उसका किसी विशेष तबके से मतलब नहीं है, किसी जाति से। और ये भी सामाजिक रूप से पिछड़े ही होते हैं। जो गरीब है अपने आप में ही पिछड़ा है, ना उसे शिक्षा मिलना है, ना उसे कोई पास बिठाता है, ना उसको कोई मतलब है ही सामाजिक रूप से पिछड़ा। उसमें क्या शक की बात है? आई थिंक आर्थिक रूप से पिछड़ना एक अलग चीज होती है खैरा साहब, सामाजिक अलग है और शैक्षणिक अलग है, इन तीनों को हमें समझना होगा। लेकिन त्रिपाठी जी, मैं आपका रुख कर लूं, जातिगत जनगणना का भी खैरा साहब ने रुख किया, बातचीत की थी। मैं मयंक जी का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले त्रिपाठी जी आपका रुख कर लेती हूँ। अब सवाल इस बात को लेकर है, कह रहे देखिए आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए थे उनके पक्ष में फैसला है और जाहिर तौर पे ये होना भी चाहिए, गरीबी को हटाने के लिए एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है। लेकिन क्या जो आरक्षण है वो आर्थिक तौर पर दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए? अगर दिया भी जा रहा है तो क्या वो जो तमाम अभी तक फैसले हुए हैं उससे हटके ये फैसला है, आपको लगता है क्या? नेहा जी, पूरी तरह से कांग्रेस इस निर्णय के समर्थन में है और कांग्रेस पार्टी के विचार में ये था और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव के लिए पूरी तैयारी की थी। और कहीं न कहीं जो गांधी जी ने संविधान सभा बनते हुए कहा था पंक्ति के अंतिम को ध्यान में रखना है, तो दरअसल उस समय देश में जब देश आजाद हुआ तो बड़ा विभाजन सामाजिक और शैक्षिक आधार पर था। धीरे धीरे हमने उसके आधार पर चाहा कि मुख्य धारा में सभी लोग शामिल हों, लेकिन विकास की प्रक्रिया में कुछ लोग पीछे छूटते गए और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी था कि आर्थिक आधार भी आरक्षण का हो, और इसके लिए कांग्रेस ने पहल की और कांग्रेस की पहल को इस पार्टी ने भी आगे जारी रखा। वो तो कह रहे 70 साल में जो नहीं हुआ वो हमारी सरकार में हुआ, वो कह रहे 70 साल में नहीं हुआ था। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, अगली सरकार ने उस विधेयक को पास किया और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इसको स्वीकार किया कि हाँ ये विधिक है और कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में है। जहां तक रही दूसरी बात, जो मुद्दा आज उठ रहा है कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इस पर भी कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रुख है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जाति के आधार पर भी जनगणना होने पर कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना है कि उनकी क्या राजनीति है इसके पीछे, या क्या ऐसा मामला है कि जिसपे वो अचानक नाराज हो जाते हैं। अगर जो ऐसी मांग हो रही है तो इसको स्वीकार करना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संवैधानिक सरकार है, जो संसदीय सरकार है, उसमें सभी की राय शामिल होती है। जो भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही पूर्ण तरीके से काम करने की आदत है, और माननीय प्रधानमंत्री जी आज 8 नवंबर है, 8 नवंबर को सोते से उन्होंने नोटबंदी कर दी थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसकी कोई सालगिरह मनाने को तैयार नहीं है। तो ये अचानक वाले निर्णय, सोते हुए निर्णय लेने की आदत छोड़नी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और देश में एक संसदीय व्यवस्था का पालन करते हुए सबकी राय से निर्णय होने चाहिए। ठीक है, खैर साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं मयंक जी का रुख करती हूँ जल्दी से। वही बातें अभी ये तानाशाही की बात कर रहे थे, तो नेहरू जी ने एक बात नहीं मानी पटेल की और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इसलिए आप तानाशाही की बात तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात का जरूर सवाल है जातिगत गणना की। अरे आज 8 नवंबर नोटबंदी पे बोल दीजिए खैरा साहब, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जरा नोटबंदी पे आज कुछ बोल दें। 8 नवंबर है, सालगिरह मना लीजिए। अरे सालगिरह भी मनाएंगे और कहेंगे भी, और की है डंके की चोट की है और जनता ने हमें समर्थन। अरे कहीं डंके की चोट नहीं दिख रही है, कांग्रेस को बाहर फेंक दिया, नोटबंदी पे खूब चिल्लाए तुम, पर जनता हमारे साथ थी, भूल जाइए आप इस बात को। और करो नोटबंदी, हम तो खुश होंगे, कहीं इसी पे चर्चा करो, रोज जाइए बाजार में। ठीक है, ठीक है, ठीक एक मिनट जी, वो जो जातिगत
गणना की जो बात कर रहे हैं, जो आज बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू है, ये कभी नहीं होगी, कभी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी इसके लिए। हम और विषमता नहीं चाहते हैं। तो सर, इस सियासी ड्रामा किया जाता है क्या आप लोगों की तरफ से? बिहार के बीजेपी नेता कहते हैं जी होनी चाहिए, हम तो आपके साथ है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। आज हमारा इशू ये है इस समय कि जातिगत गणना से क्या आप कर 2000 जातियां तो 2000 जातियों का अलग रिजर्वेशन दीजिएगा क्या? आधा %, 4%? नहीं तो ये कैसे तय करिएगा? ये कैसे तय करिएगा कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कौन जो है वो पिछड़ा हुआ है, किसका उत्थान नहीं हो पा रहा है, ये कैसे तय करिएगा आप? नहीं, इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अगर हम 80 पिछड़ों का रिजर्वेशन करते हैं, कहाँ साथ देते हैं? नहीं होंगे तैयार कभी। ये जो आज बोल रहे हैं बढ़ बढ़ के अपनी आपकी तानाशाही पे कभी नहीं तैयार होंगे। आपसे बात नहीं कर रहा अभी, प्लीज है, माफ कीजिएगा। नहीं, विरोध कर रहे हैं आप, यहीं बैठे हुए। ये बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं जाति गणना के लिए, क्या नीतीश कुमार जी ये कहेंगे कि हम कुर्मियों की जाति का अलग करेंगे और बाकी अति पिछड़ों के लिए तो तैयार नहीं होते हैं कभी? ये चाहते पहले जाति की गिनती तो आ जाने दो, उसके बाद तय कर लेंगे। नहीं, क्यों जाति की गणना, किस लिए, क्यों विषमता चाहते हैं आप? ठीक है, क्यों जाति की गणना की मांग कर रहे हैं आप मयंक जी? क्यों जाति की गणना हो? मयंक जी, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अनम्यूट करें मयंक जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अब आवाज आ रही है? जी जी, आवाज मिल रही है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 7 नवंबर को जो आरक्षण को लेकर जो अहम फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए, जनता दल यूनाइटेड उसका बहुत तहे दिल से स्वागत करती है और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी देती है कि जो फैसला इन्होंने देने का काम किया है। इसमें शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा हमारे ईडब्ल्यूएस भाइयों को। ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में ये नहीं कि स्वर्ण समाज के लोग भी आएंगे, इसमें सारे समाज के जो गरीब लोग हैं वो आएंगे इस कैटेगरी में। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आप देखिए कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा था, 15% एसटी को 7.5%, 15% एसटी को 7.5% एसटी को। तो जो लोग एक कह रहे हैं कि 50% से बढ़ के 60% हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो 50% में ही दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। जो सामान्य कैटेगरी के लोग को तो अलग आरक्षण मिलता नहीं था, उसी 50% में उनको दिया गया है, उसमें 10% दे दिया गया। तो ऐसा इन लोग का जो बयान आ रहा है बहुत लोगों का, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात नहीं है। अलग से कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, इसमें से 10% ही दिया गया है। और ये जो स्वागत है, ये जो फैसला है, स्वागत योग्य है, ठीक है। और ये आर्थिक आधार पे दिया गया है कि जो लोग आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, बहुत से स्वर्ण समाज के लोग जो आर्थिक आधार पे पिछड़े हैं, तो उनको भी तो मिलना चाहिए मौका कि वो शिक्षण संस्थानों में पढ़ सके, उनको भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल सके, वो भी सरकार से जुड़ सके। इसमें किसी का विरोध करने का तो कोई आवश्यकता है नहीं, दायरा तो बढ़ा नहीं है। ठीक है, मयंक जी कुछ कहना चाह रहे, मैं रुक कर नहीं तो फिर लौटती हूँ आपको जल्दी से। मयंक जी, सॉरी त्रिपाठी जी। जी, मैं ये कह रहा था, इसमें मयंक जी कंफ्यूज है। वो 50% से ऊपर ही रिजर्वेशन है, क्योंकि 50% कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ये 50% कम कर दिया गया क्या उधर से? 10% उधर से कम कर दिया गया? नहीं, कम नहीं किया गया, यही बताया जा रहा है। 50% जो प्रावधान था वो ओबीसी। नहीं, ये क्लियर कर देंगे ना स्वाति जी क्लियर कर देंगे। ये जो 110 नहीं ना हो गया, 50। त्रिपाठी जी, एक बार सुन लेते मयंक जी। देखिए मयंक जी, आप दोनों ही सही हैं। एक्चुअली मयंक जी अपनी जो बात कह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि 10% ये जो रिजर्वेशन दिया है ईडब्ल्यूएस को, ये वो ईडब्ल्यूएस है जो ना एससी है, ना एसटी है और ना ओबीसी है। ये एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग होंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको दिया गया है। बल्कि ये डिसेंटिंग जजमेंट जो जस्टिस भट्ट की है, उसमें उन्होंने ये बहुत बड़ा फेलियर बताया है। वो ये कहते हैं कि देखिए, समाज में हमारे जब तक असमानता है, अब चाहे उस असमानता का कारण एससी, एसटी, ओबीसी को कम मौके दिए गए हैं वो हो, या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कि हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं जिनको मौके कम दिए गए वो हों। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है ना, इस रिजर्वेशन में
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से खास तौर पे एससी, एसटी, ओबीसी को जो एक्सक्लूड किया गया है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जस्टिस भट्ट की डिसेंडिंग जजमेंट का। ठीक है मैम, ये भी बताइए कि मराठा आरक्षण में भी कोर्ट ने जातिगत आधार पर ओबीसी का डाटा महाराष्ट्र सरकार से मांगा था। ऐसे में क्या कोर्ट 50% मामले में भी सेंसस डाटा तलब करके फैसले नहीं दे सकती है क्या? जी बिल्कुल दे सकती है। मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो 50% की ब्रीच है ना, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इंदिरा स्वाने की जजमेंट पर जाएं तो वहां पर ये कहा गया था कि किसी भी तरह की रिजर्वेशन को 50 से ऊपर नहीं करेंगे। वो क्यों करेंगे आप? क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट होगी। जहां हम रिजर्वेशन में ज्यादा घुसेंगे वहीं हमारा मेरिट पिछड़ता चला जाएगा। और मेरिट की देखिए, इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री, मेरिट की हमें बहुत जरूरत है। अब ये जो नई अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट कहती है कि भाई वो जो 50% की लिमिट हमने रखी थी, वो हमने अलग सर्कमस्टांसेस में रखी थी। उस 50% की लिमिट में हमको एक्सेप्शनल प्रोविजंस के लिए कहीं रोका नहीं गया था। तो अब ये जो 2019 की जो अमेंडमेंट करी, इसको एक तरीके से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लाके रखा गया। इसको कहा गया कि भाई जो लोग बहुत ही गरीब तबके के हैं, ये उनके लिए हम एक अलग प्रोविजन बना रहे हैं ताकि उनका भी उत्थान हो सके। तो ये इसीलिए इसको है ना, उस 50% के साथ जो माननीय उच्चतम न्यायालय है हमारे, वो उस 50% के साथ उसको क्लब ना करके एक अलग ही कैटेगरी कार्व आउट करते। स्वाति जी ने जो तथ्य स्पष्ट किया वो बहुत जरूरी था। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है आज की तारीख में। उसके लिए उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने 93 में एक विधेयक पेश किया और वो पास हुआ, और राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के बाद वहां पर 69% रिजर्वेशन है। तो जो रिजर्वेशन है वो विशेष परिस्थितियों में उसको आगे बढ़ सकता है, लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि उससे जो इंदिरा साहनी केस की लाइन थी कि इन जातियों के आधार पर 50% से ऊपर नहीं हो सकता, वो 50% बिल्कुल नहीं जा रहा। क्योंकि आर्टिकल 15(6) में जो प्रोविजन किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि 15(6) ओबीसी, एससी, एसटी से अलग है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी को पिछड़ा माना गया था। ठीक है त्रिपाठी जी, बताइए, आप लोग तो कह रहे थे देखिए कांग्रेस की वजह से ऐसा हुआ, कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि इसे मिशन मोदी की जीत के तौर पर हम देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों की भलाई की नीति पर मुहर और सामाजिक न्याय की दिशा में एक और कदम बताया। आप लोग अपना क्रेडिट ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना क्रेडिट ले रही है। सौभाग्य से नेहा जी, ये बहुत अच्छा दिन है कि आज के ही दिन आप ये प्रश्न पूछ रही हैं। आज 8 नवंबर है। निश्चित तौर पर मोदी जी को श्रेय दिया जाना चाहिए नोटबंदी का, जिससे इस देश का गरीब बर्बाद हो गया। मोदी जी को श्रेय दिया जाना चाहिए झूठे सपने दिखाने का, चाहे वो अच्छे दिन का हो, चाहे वो 15 लाख का हो। नोटबंदी से छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने का श्रेय मोदी जी को दिया जाना चाहिए। लेकिन जो श्रेय वास्तव में होता है कि नीति की प्रक्रिया होती है। कांग्रेस पार्टी ने उस पर काम किया, विधेयक का भी समर्थन हमने किया, उसके बाद वो प्रस्ताव पास हुआ। अब उसे मोदी जी अपनी तारीफ में ले ले। वैसे सभी देश की आज जनता जान चुकी है कि मोदी जी जो सोचते हैं वो न सोचे तो ज्यादा बेहतर है। जनता कहने लगे कि मोदी जी न काम करे तो दिन ठीक है, अगर जो ये काम करते हैं तो इतने बुरे दिन आ जाते हैं जैसे आज हैं। अभी मोरबी की घटना आप देखिए, उस पर क्या लीपापोती हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो मोदी जी जो करते हैं उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आज का मुद्दा है उसमें ये जरूर है कि कांग्रेस शुरू से उसके पक्ष में थी, कांग्रेस का प्रयास था, और आज कांग्रेस खुश है। ठीक है खैर साहब, देखिए आपने सुन लिया, ये कह रहे हैं देखिए कांग्रेस का प्रयास था, कांग्रेस उसमें सफल हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जिस तरह से है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अदालत के फैसले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। ऐसा है क्या? क्या राजनीति नहीं करते हम? जनता की भलाई करेंगे तो बोलती हूँ कि भलाई नहीं की हमने। ये तो कह रहे हैं कि हमने की, आप कह रहे हैं हमने की, किसने की? नहीं, राजनीतिक लाभ की बात कर रहे हैं आप। राजनीतिक लाभ ले लीजिएगा ना, आपने की तो आप कह दीजिए ना, काहे परेशान हो? बोल दीजिए क्या राजनीति में आपने किया है, सब जगह बता दीजिए, जनता समझ जाएगी किसने किया। 60 साल में एक बार अमेंडमेंट की कोशिश की नहीं, आप तो अमेंडमेंट करते हैं। लोकसभा 6 साल की प्रदेश इमरजेंसी लगाने के बाद गवर्नर शासन के लिए आप जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, कितने बार गए हो? लेकिन वर्तमान में वापस आ जाइए। राजनीतिक कारणों के लिए तो गए लाभ के लिए,
लेकिन कभी गरीबों के लाभ के लिए, अमेंडमेंट के लिए नहीं गए। लेकिन अब मोदी जी गए, मोदी जी की सोच है, मोदी जी की गांधीवादी सोच भी है और उनकी दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के विचारों से भी चलते हैं वो, तो उन्होंने गरीबों के लिए किया है ये। नहीं तो ये इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है ना सर, ये भी तो आप मानेंगे कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने की जरूरत पर 2005 से 6 में प्रधानमंत्री उस वक्त रहे मनमोहन सिंह ने मिन्हो आयोग बनाया था, ये तो मानेंगे। 2010 तक अपनी सिफारिशें भी सरकार को दे दी थी। अब 2019 में इसे आधार बनाते हुए 103वें कहीं ना कहीं संविधान संशोधन इसमें किया गया। तो सर शुरुआत तो वहां से ही हुई थी ना। शुरुआत बताता हूँ आपको। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय राफेल खरीद के लिए फाइल चली थी। 5 में खरीदने की बात थी, बाद में एंटनी जी ने डिफेंस मिनिस्टर से हथियार डाल दिए कि हमारे पास बजट नहीं है। एक सेशन निकल गया, 5 साल के बाद दूसरे 5 साल निकल गए, 10 साल में एक राफेल नहीं खरीद पाए। अब मोदी जी ने खरीदे तो आप कह दिए राफेल की बात नहीं है। राफेल पे तो आप पहले से घिरे हुए हैं। जितना भ्रष्टाचार आपने किया है, राफेल घोटाला सरकार आने दो कांग्रेस की, उसके बाद आपको पता लगेगा। राफेल में जितना आपने ऊंच नीच की है ना, वो सरकार बदलने दो, उसके बाद आपको हिसाब समझ में आएगा। आप बात सुन लीजिए। आप कह रहे भ्रष्टाचार किया है, आपने ये भी कहा कि हमने नहीं, आरक्षण पे आप राफेल का उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए कहा। नहीं, आरक्षण की बात करिए ना सर, लेकिन मुद्दे को नहीं बदलिए। राफेल पे बात कर रहे हैं, राफेल पे तो आप वैसे गिरे बैठे हैं। आप क्रेडिट लेने की बार बार बात करेंगे तो आप लो ना क्रेडिट, कौन रोक रहा है? जाओ ना, आप कह दो कि आपने तो बालाकोट भी किया था, उसका भी विरोध किया था। जो आपने कहना कहिए। आप राजनीतिक लाभ का सवाल चूंकि नया जी ने बात की है, तो इसमें क्या है, जो करेगा वो पाएगा वोट। अगर हमने किया तो गरीब हमको वोट देगा। इसमें गरीब और लोअर मिडिल क्लास का भी सवाल है। लोअर मिडिल के सारों और नोटबंदी को याद रखिए, गरीब आपको एक सेकंड में आपसे बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, ठीक है, कोई बात। दूसरी अभी आपने बात जल्दी से बात पूरी करिए अपनी। आपने एक कठिन बात की थी कि क्या अब आवश्यकता थी, ये सामाजिक पिछड़े नहीं है, गरीब हैं। मैंने उसका जवाब दिया था कि गरीबी अपने आप में अभिशाप है। वो सामाजिक पिछड़ रूप से भी ज्यादा बदतर हालत में है। जिनको रोटी नहीं मिल रही, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, जिनको हम साथ बिठाते नहीं है, फटे कपड़े घूमते हैं, पैर में जूते नहीं है बच्चों के, क्या उनको नहीं सामाजिक न्याय चाहिए? क्या क्यों तकलीफ हो रही है किसी को? वोटों की खातिर आप ये लोग रो रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा इस समय। जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें तकलीफ है। क्यों तकलीफ है मैं यही नहीं समझ सकता। इसमें दिक्कत कहाँ है? क्या चीज चली जा रही है? 50% जहाँ का तहाँ आपका वहीं पे इंटैक्ट है, उसमें कोई दखल नहीं दे रहा है, तब भी आपको तकलीफ हो रही है। वो सवर्ण जिसका हिस्सा जा रहा है गरीबों को, वो ये सोच के चल रहा है कि मेरा पेन छुड़ाया तो उसको तो दिया जिसको बेचारे को जरूरत। ठीक है सर, ठीक है, आर्थिक आधार पे आपने आरक्षण तो दे दिया, समझ में आ गया, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन अब सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है ना मयंक जी, सवाल ये भी है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो नहीं है ना, और ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान के लिए दिया जाता है। लेकिन अब आने वाले वक्त में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ सकती है। तमाम और भी लोग कहेंगे जी हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी मिले आरक्षण। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको तो हम चैलेंज नहीं ना करेंगे। हम चैलेंज नहीं कर रहे सर, हम तो सवाल बात कर रहे हैं। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसे भी हो सकता है। भविष्य की बात को मैं वर्तमान में कैसे बता सकता हूँ कि भविष्य में क्या, भविष्य के गर्त में बहुत सी चीजें छुपी होती है। अब आप उस समय जब ये आज आया 2022 में 7 नवंबर को ये फैसला, तो कोई 1950 में तो नहीं सोचा था कि 10% लोग मांगेगा आरक्षण आगे। तो जो फैसला आया अभी वर्तमान की स्थिति को देख के आया। अब भविष्य में क्या स्थिति उत्पन्न होगी ये तो उसके लिए तो अब भविष्य की बात तो मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी जो फैसला आया है ये फैसला बहुत ही अहम फैसला है, और जो हमारे गरीब स्वर्ण जो थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी लोग थे उनको लाभ जरूरी था मिलना, वो पिछड़ते जा रहे थे। और इसी को लेके हमारे भाई साहब जो है बीजेपी के प्रवक्ता, उनको एक बात बता देता हूँ कि 2010 में जब हमारे बहुत बड़े महाराष्ट्र के बहुत बड़े बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे जी ने लोकसभा में सवाल उठाया था जातिगत जनगणना को कराने के लिए, और उस समय यूपीए की सरकार थी और उस समय जनगणना हुआ था 2011 में, कारणवश कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे पिछले साल कि उस जातीय जनगणना को कराया जाए, लेकिन उन्होंने मांग को खारिज कर दिया। बिहार की सरकार ने सर्वदलीय बैठक में ये पारित किया 1 जून 2022 को कि भाई हम जातीय जनगणना नहीं, गणना करा रहे हैं, गणना। तो हमने गणना कराने के लिए स्पेशल एक कमेटी भी बनाई और उसको कर दिया। 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा हमारे बिहार राज्य को। एक ऐसे राज्य जो पिछड़ा राज्य है उसको 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल बड़ा है, क्योंकि इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, अब ऐसे में क्या बदल जाएगा? आप अगर आर्थिक आधार ही इसको मनाए कि भाई आर्थिक आधार पे जो गरीब है उनका आगे विकास हो, वो आगे बढ़े, आप जातिगत आधार पे जनगणना करा के क्या हासिल कर लेंगे? मैं बता रहा हूँ, 10वीं में होता है ना 5 सब्जेक्ट, सोशल साइंस, मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये 5 सब्जेक्ट होता है ना। तो आदमी अगर किसी सब्जेक्ट में कम नंबर लाता है तो उसको उस सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दिया जाता है ना। उसी तरह का मकसद है कि जातीय जनगणना कराकर जातियों की स्थिति जानी जाए और किस जाति की क्या स्थिति है उसकी। सर, जाति क्या, फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण करा लीजिए। आर्थिक आधार पर आप करवाइए ना जनगणना। आर्थिक आधार पे क्यों नहीं कराते हैं? नेहा जी, जब आप बोलती हैं या तमाम प्रवक्ता बोलते हैं तो मैं बड़े लगन से सुनता हूं उनकी बातों को, कभी नहीं बोलता हूं। हम भी सुन रहे हैं सर आपकी बात को। तो जो जातीय जनगणना कराने का मकसद यही है कि जो गणना करने के बाद जातियों की स्पष्ट स्थिति पता चल पाएगी कि कौन सी जाति को कितना लाभ मिला है सरकारी स्कीम के तहत, और कौन सी जाति की क्या स्थिति है और कौन सी जाति की क्या परसेंटेज है। तो उस हिसाब से स्कीम में, गवर्नमेंट स्कीम में बदलाव भी लाया जाएगा उस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए। यही तो मकसद है। नहीं, तो उस तबके को फायदा पहुंचाइए सर जिसको वाकई क्या अभी भी जरूरत है। अगर आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है कि आर्थिक आधार पर जनगणना हो जिससे कि उन लोगों तक सही तरीके से कहीं ना कहीं सहायता पहुंच पाए सरकार की जो वाकई जरूरतमंद है। उसमें तो हर तरह का कॉलम है कि आर्थिक स्थिति इनकी क्या है प्रत्येक जाति की, तो वो तो कॉलम बनाया ही गया है। उससे स्पष्ट पता चलेगा कि कौन सी जाति की आर्थिक जो है की स्थिति क्या है, इसमें दिक्कत क्या है। और अगर किसी की आर्थिक स्थिति पता चलेगी कि हाँ ये समाज आगे मजबूत हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? सर्वेक्षण से ही सब चीज आएगा ना। बिना सर्वेक्षण कराए, बिना जाति को गिनती किए हुए उसमें तो सभी धर्म आएंगे और उपजातियों की भी गणना होगी। धर्मों पे आके, जातियों पे आके क्यों टिक जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे। खैरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी देर से, जल्दी से बात रखिए फिर मैं आगे रुक करती हूँ। मैं कह रहा हूँ, आपने अभी कहा कि आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके रिजर्वेशन की बात पर आपने बात की। इन्होंने एक कहा कि जाति से पता लग जाएगा कौन सी जाति में आर्थिक रूप से कमजोर है, किसकी क्या स्थिति है। अरे जाति से कौन कमजोर है? आप समझिए, ओबीसी से समझ में आता था, एससी एसटी से, जाति से हर जाति में आपको बड़े लोग मिलेंगे, हर जाति में आईएएस मिलेंगे, हर जाति में कमजोर मिलेंगे, हर जाति में आपको बड़े बिजनेसमैन मिलेंगे, हर जाति में आपको बिल्कुल गरीब मिलेंगे। तो अब जब तक आर्थिक नहीं होगा उस जाति गणना का फायदा क्या? आप तय करो कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन आप खाली जाति गणना इसलिए कराना चाहते हैं कि जाति के लिए करा लीजिए, खत्म बात, एक बात करने के लिए। पर आप उस बात तो वही फिर आर्थिक पे आई ना। अभी आपकी बात बोल रहा हूँ मित्र पाजी, जो आप कह रहे हैं इसलिए कराना है कि आर्थिक सुन लीजिए तब आप बिहार विजय खैरा सर, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है बिहार का और जो उनको दिया गया है जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए, उनके द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। उसमें एक कॉलम है। आप बीजेपी, आप हमारे साथ थे उस समय और आपको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया था, आपको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया था, आप सर्वदलीय बैठक में साथ थे। तो मैं ये बात को कह रहा हूँ कि आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का, तो आर्थिक स्थिति के साथ साथ जाति पर जो खास फोकस किया जा रहा है ना सर, सवाल तो उस पर भी उठ रहे हैं। लेकिन आप एक खैरा साहब सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो सवाल उठ रहे हैं कि जनरल कैटेगरी में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ न सिर्फ सवर्ण बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों को भी मिलेगा क्या? ऐसे में ये भी साफ है कि ये आरक्षण सिर्फ उच्च जातियों के लिए ही नहीं है। सबको मिलेगा। अभी एक सेकंड में ना, अभी एक बात कंफ्यूजिंग इन्होंने बोल दी है अभी हाल कि बिहार में इन्होंने जो जाति गणना कराई है उसमें उनकी स्थिति भी कराई है।
तो आप अगर आज ये कह दें, अगर आप नीतीश कुमार जी की तरफ से ये कह दें आप कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनका सवाल है, तो ओबीसी और SC/ST में भी कह के देखे आइए आप देखिए, कैसे कह सकते हैं आप? देखिए सुनिए मेरी बात को सुनिए। आप सत्ता में थे, हमारे साथ थे खैरात साहब, और 500 करोड़ रुपए खर्च होगा बिहार सरकार का, और उसकी डेडलाइन है 2023 फरवरी, और सामान्य प्रशासन विभाग को ये दिया गया है, बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। जिला आधार पर जाति आधारित जो जनगणना होगा उसको जिला अधिकारी कराने काम करेंगे, वो नोडल ऑफिसर होंगे, और संबंधित जिला अधिकारी की देखरेख में प्रत्येक जिले में जाति आधारित जनगणना काम होगा। सुन लीजिए मेरी बात को, दो पॉइंट और है, और उसके बाद आप रिपीट कर लीजिएगा। SDM जाएगा, लेखपाल जाएगा, इस सबसे क्या लेना देना? सुन लीजिए थोड़ा सा, 2 पॉइंट मेरा और है। तो जाति आधारित जनगणना में एक कॉलम उसमें और भी दिया गया है कि जो जनगणना गणना करेंगे उसके दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी काम होगा। कौन सी जाति का क्या स्थिति है उसका सर्वेक्षण भी होगा। तो क्या आप उसमें SC/ST के लिए भी तैयार हैं? अरे सभी जाति आएगी ना, बोल तो रहे हैं जाति आधारित जनगणना में सभी। सुन लीजिए, अब मैं पढ़ रहा हूँ। त्रिपाठी जी, ये जातिगत आधार पर जनगणना आप कितना जरूर समझते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि इसी से उत्थान होगा क्या? नेहा जी, अगर जो पूछा जाए कि जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है, तो इस पे कांग्रेस के यही पक्ष है कि ये बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जो कोई समाज का पक्ष ये चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, तो इसमें समस्या भी क्या है? जब आर्थिक आधार भी आप उसमें शामिल किए हुए हैं, जाति का आधार भी शामिल किए हुए हैं, और धर्म का आधार भी शामिल किए हुए हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आंकड़ों को जारी करने में? दरअसल भारतीय समाज को जाति धर्म इस पर बांटना और इस पे जनगणना करना, ये कहाँ तक उचित है? जनगणना बिल्कुल सही, जनगणना तो पहले भी होती थी, तो क्या उसमें आधार नहीं थे ये सारे? लेकिन नहीं, जो तो लड़ाई है सर, जो एक वर्ग ये मांग कर रहा है, जो ये दल मांग कर रहा है कि जातिगत आधार पर जनगणना हो और वो अपने खर्चे पे करा रहा है, तो फिर कराए। सरकार तो कह रही है कि ठीक है, अगर केंद्र सरकार नहीं करवा रही तो राज्य की सरकार अपने खर्च पे करवाए। फिर इसमें ये बताना कि हमारा 500 करोड़ खर्च हो रहा है और 700 करोड़ खर्च हो रहा है, ये कहाँ तक जायज है त्रिपाठी जी? बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार तय करेगी, क्योंकि जनगणना सेंसस का जो विषय है वो हमारे संविधान की संघ सूची में आता है। जो 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट सिस्टम दिया गया है, उस 3 लिस्ट सिस्टम में संघ सूची का विषय है जनगणना। तो केंद्र सरकार तय करेगी कि वो जनगणना किस आधार पर करा रही है। राज्य सरकार तो सिर्फ सर्वेक्षण कर रही है, सर्वे करा रही है, अपने आप विषमता को बढ़ा रहे हैं, आप देश का इंटीग्रेशन खराब करेंगे, जातियों को विभक्त नहीं करना है, अब जातियों को एक करना है। आप क्या विभाजन आपने जितना समाज में किया, नफरत फैलाई, उससे ज्यादा इससे फैल जाएगी। और ये तो सारे आंकड़े, आप इलेक्शन अभी होता है तो जात के आधार पर आप टिकट नहीं बांटते क्या? खैरा साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण का संतुलन नहीं करती क्या? और तब आप जात के आंकड़े कहाँ से लेके आते हैं? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करती है, लेकिन आप जब अगर जो मुद्दे की बात आती है तो उस पर खुद गिर जाते हैं। आप हर जगह जातिगत राजनीति करते हैं, पूरी तरह से जातिगत राजनीति पर टिकी हुई है सभी पार्टियां करती है सर, जाति के आधार पर राजनीति की जाती है, टिकट भी बांटी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कोई पर्दे के पीछे नहीं है, ये हमारे सामने आता है, सभी पार्टियां करते हैं। बहन जी, मैं आपका रुख करूं उससे पहले एक सेकंड, स्वाति जी से मेरा सवाल है। स्वाति जी, क्रीमी लेयर पर सरकार ने सख्ती दिखाई थी, लेकिन अभी तक जो लाभान्वित हो चुके हैं वे आरक्षण छोड़ना नहीं चाहते, सरकार भी इस पर नरमी दिखाती है, अदालत क्या करे? देखिए नेहा जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अभी हम बहुत देर से एक चीज पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ऐसी रिसर्च और ऐसे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं जो ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि जो भी हमारी SC, ST और OBCs हैं, ज्यादा से ज्यादा जो EWS के कैटेगरी के लोग हैं वो इन्हीं कैटेगरीज में हैं। इस बात से हम भाग नहीं सकते। तो ये भी बात हमें मान के चलनी पड़ेगी, जो हमारे समाज में जितनी भी असमानता है, जब तक सभी शोषित कैटेगरीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, तब तक समाज का उत्थान बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही एक पर्टिकुलर कैटेगरी जिसको अभी तक हम पिछड़ी मानते आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रीमी लेयर की बात करी, जैसे ही हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं थ्रू द रिजर्वेशन, वो उस सपोर्ट को पकड़ के बैठना चाहती है, फिर वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। प्रॉब्लम तभी अराइज करती है कि जब आप एक बार लेवल प्लेइंग फील्ड में आ गए,
तब आप फिर उस रिजर्वेशन से बाहर आ जाइए। होता क्या है कि एक बार क्रीमी लेयर में आने के बावजूद अपनी सर्टिफिकेट्स ना छोड़ना या फिर उस इंफॉर्मेशन को छुपाना और फिर रिजर्वेशन को अनंत काल तक भोगना, ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें फिर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो भी एक तरीके से उच्च जाति में ही आ जाता है ना। अगर हम आर्थिक स्थिति को देखें तो फिर उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उनको ये चाहिए कि फिर वो अपने पिछड़े भाइयों को सपोर्ट दें, जो कि वो अपना रिजर्वेशन छोड़ना नहीं चाहते। और फिर जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, वो जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाता। नेहा जी, प्रॉब्लम सारी ये है। देखिए, हमारा बस इतना ही कहना है कि जातीय जनगणना कराने से जो भी जाति है शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़ी हुई है, उसको सरकार से एक बेहद मदद मिलेगा और उस हिसाब से उसका जो है कि आपको की स्कीम बनाया जाएगा। और ये तो ज्यादातर लोग गरीब लोग हैं, और जो गरीब लोग को हम मुख्य धारा से जोड़ने में दिक्कत और परेशानी क्या हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमारे साथ बिहार में जब थी तो अलग बात कर रही थी, बीजेपी तो कह रही है के पक्ष में थी। और आज अभी हमारे प्रवक्ता जो है बीजेपी के, वो बोल रहे हैं कि हम जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। तो बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे ना कि वो गरीबों को लाभ देना चाहती है या उसका हक छीनना चाहती है। खैरा साहब, अरे दे दिया 10% गरीबों को ही तो दिया, अमीरों को नहीं, ये आपने कहा दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये आप कोई चीज अपना मत मान लीजिए, ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की, उच्चतम न्यायालय से पूरी प्राप्ति हुई। अरे प्रधानमंत्री ने किया है और जातिगत जनगणना कर सुप्रीम कोर्ट की इस बात को मान लिया है। आप जो गरीबों के उसको समझाना गरीबों के विकास के लिए को लागू कर दीजिए। नहीं तो मयंक जी एक बात बताइए, अभी आप गरीबों का विकास, गरीबों का उत्थान, गरीबों के को आगे बढ़ाना, इसकी बात कर रहे हैं। और जब बात होती है जाति जनगणना की, तो आप कहते हैं जातिगत आधार पे कराएंगे। जब गरीबों का कराना है तो कहते हैं एक कॉलम है जी, उसमें भी ये लिखा होगा कि जो कितना उनका उत्थान हुआ है, गरीब है नहीं है, कितनी उनकी कमाई। लेकिन अब सवाल ये है ना कि जब गरीबी को ही हटाना है, गरीबों को आगे बढ़ाना है, उनका विकास करना है, तो फिर जाति 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 और जाति आधारित जनगणना का क्या मकसद है? ये भी साफ हो रहा है ना सर कि आप राजनीति करने के लिए पूरा मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। शेर की गिनती हो गई थी, मोर की गिनती हुई, सबकी गिनती हुई, चीता नहीं था तो चीता आया ना, लाया गया ना भारत में चीता नहीं था तो जातीय नहीं तो कौन सी जाति को आप लाना चाह रहे हैं? अब ये क्या, ये कौन सा एग्जाम्पल है सर? चीता नहीं था, चीता ले आए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा कहने का तात्पर्य जो मैं बता दे रहा हूँ कि जातीय जनगणना से फायदा ये होगा कि जो भी जाति पिछड़ी रह गई उसको शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर या फिर जो है कि सामाजिक आधार पर, तो उसको हम लोग को मुख्य धारा में लाने के लिए एक स्कीम बनाना पड़ेगा। मुख्य धारा में तो सर वैसे भी लेके आ सकते हैं ना, आर्थिक आधार पर जनगणना कराकर। कैसे डिसाइड होगा कैसे डिसाइड होगा? आप एक परिवार के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, उस आधार पर अगर आप देखें, तो उनका उत्थान की बात करिए ना सर। फिर जातिगत आधार पे कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कहाँ पर हम कितना आरक्षण दे पाए, कहाँ पे हम कितने वोट ले पाए। सवाल तो यही उठ रहा है कि आप कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए ये पूरा मसला उठा रहे हैं। ये जो है, ये कोई राजनीति नहीं है। ये जो हमारे जाति में जो भी पिछड़े लोग रह गए, उनकी स्थिति के सुधार के लिए हमारी मांग है और हमारी मांग शुरू से रही है, चाहे वो किसी की सरकार हो। स्थिति में सुधार कैसे होगा सर? आर्थिक आधार पे ही तो आप उनको सपोर्ट करके उनकी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। स्वाति जी, ये जाति बनाम गरीबी पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण देने का मामला, इनमें से कौन सा पहलू कानूनी और संवैधानिक रूप से मान्य है, और कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पहलू के बारे में क्या कहता है? देखिए, मैंने जैसा नेहा जी आपको बताया कि कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी जजमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 4:1 से ये मेजॉरिटी जजमेंट आई है, बहुत छोटी मेजॉरिटी है, 3:2। इसमें भी जजमेंट में अपने आप में कई विरोधाभास हैं। एक तरफ तो इस मेजॉरिटी जजमेंट ने ये कहा है कि भाई जो ये आपने जजमेंट, जो ये रिजर्वेशंस आपने EWS कैटेगरी को दिए हैं, ये एक्सेप्शनल कैटेगरी है।
ये उस 50% से हटके मानिए आप, उसको उसमें जोड़िए मत। इसलिए वो जो 50% की सीलिंग जो इंदिरा स्वाने केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बनाई, वो बीच ही नहीं होती, ये अलग है। 10% अलग रखिए, इसको 50+10 मत करिए, इसको 50 and 10 करिए, राइट। दूसरी तरफ हमारे पास एक डिसेंटिंग जजमेंट है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो भी डिसेंटिंग जजमेंट है, इट ऑलवेज पेव्स वे फॉर एन अपील इन द फ्यूचर। द फैक्ट कि वो डिसेंटिंग जजमेंट वहां है, 2 जजेस ऐसे हैं, और आप भूल नहीं सकते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इधर, ज्यादातर ऐसा होता है, देखिए मेजॉरिटी ओपिनियन और चीफ जस्टिस का ओपिनियन एक होता है। यहाँ हम क्या देखते हैं, जस्टिस भट्ट एंड जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, ये दोनों डिसेंट में बैठे हैं। जस्टिस भट्ट का कहना ये है कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पे 10% का रिजर्वेशन देना, और ऐसी स्थिति में देना कि उसपे हम SC, ST, OBC को खास तौर पर निकाल रहे हैं, उनका एक्सक्लूजन कर रहे हैं, ये गलत है। तो ये जो जजमेंट आई है, हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में इसके ऊपर रिव्यू नहीं आएगा या इसका अपील नहीं आएगा, जरूर आएगा, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है किसी भी चीज की अपील में जाना। देखिए, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन था, जो माननीय न्यायालय ने उसको सही नहीं ठहराया था, आपको क्या लगता है इस जजमेंट के बाद उसका अपील आएगी? वो लोग भी कहेंगे कि भाई 69 था हमारा, तो क्या बुरा था, उसको भी आप संवैधानिक ठहराइए। तो ये जो अपील का जो एक प्रोसीजर है, क्या आज सही है कल वो सही रहेगा, आज जो गलत है क्या कल भी वो गलत रहेगा, ये एक चक्र है, ये चलता रहता है। और जिस समय जो सिचुएशन रहेगी, सभी लोग अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। मैं नहीं मान के चलती कि कोई जानबूझकर पिछड़ों को और पिछाड़ना चाहेगा। तो उस समय की सिचुएशन के मुताबिक जैसा भी एक जो हवा चलती है, और जहाँ चल दे वही राह अपना ली जाती है, मैं तो ये कहूंगी। और अभी जो हमारे को उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट आया है, देखते हैं आगे कल इस पे क्या अपील आती है, क्या लोग अपनी राय पेश करते हैं। ठीक है, खैर साहब जल्दी से बात रखें। मैं ये कह रहे थे कि अभी ये बात कर रही थी स्वाति जी कि वो क्या वहाँ पर रविंद्र जी के जजमेंट की बात कर रही थी, एक जज थे जो सुप्रीम कोर्ट में, कि उन्होंने ये कहा है कि उनका क्या होगा, मतलब क्या जो ऑलरेडी SC या ST में है उसमें भी तो है गरीब, उसमें किसको ऐतराज है? किसी को नहीं है। लेकिन वो चूंकि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो वही लोग नहीं मानते हैं उसके लिए। अगर ये चाहे बेंच तो तैयार है, अगर सब लोग चाहे तो तैयार है, इसमें क्या दिक्कत है अगर उसी में। लेकिन चूंकि उनको ऑलरेडी एक रिजर्वेशन मिला हुआ है तो एट ए टाइम आप 2 रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें मिला हुआ है, उसमें रिजर्वेशन पहले ही मिला हुआ है। अब उनको यहाँ भी रिजर्वेशन देंगे तो इस रिजर्वेशन का कोई मकसद नहीं रह जाता। इसलिए जस्टिस रविंद्र की ये बात कहना बिल्कुल अस्वीकृत है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो सोच थी हो सकता उस समय इतनी वाइड सोच उनके समझ में नहीं आई हो जो दूसरे जजेस के समझ में आई है, क्योंकि उनको तो है रिजर्वेशन। कैन यू गिव रिजर्वेशन 2 places for 1 person? ये तो असंभव बात है ना। तो ऑलरेडी रिजर्वेशन के अंदर है वो लोग तो। लेकिन उसी में अगर वो चाहे कैटेगरी करना चाहे, जो कि अभी हमारे त्रिपाठी जी जो कह रहे थे JDU वाले, कि हमें इसलिए हम काउंट कर रहे हैं कि ताकि गरीब लोगों को मिल सके, उस जातियों को, गरीब को। तो गरीब तो उसमें SC ST में OBC में बहुत ज्यादा है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं होंगे। ठीक है। वक्त पे त्रिपाठी जी हमने देखा है कि जो आरक्षण की मांग है वो जोर पकड़ती रहती है। अब ऐसे में मराठा, जाट, गुजर, पाटीदार और कापू आरक्षण की मांग दोबारा से जोर पकड़ सकती है। अदालत इसी सीमा के आधार पर इन मांगों को खारिज भी करती रही है, लेकिन अब साफ तौर पर जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से देश में आरक्षण और जाति आधारित जनगणना की जो मांग है वो कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपाठी जी जी, निश्चित तौर पर आरक्षण की मांग समय समय पर होती रही है और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने देश में सत्ता संभाले हुए इन सारे मुद्दों को एक साथ लेकर विकास की यात्रा तय की है। दरअसल जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसके पास ये पक्ष होता है कि पूरे देश को कैसे वो एक साथ विकास में बांध के और उनकी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें भी पूरा करे। आखिर ये मांग क्यों पैदा होती है, इस पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। जो जाति, जो वर्ग, जो समुदाय अपने आप को विकास में पीछे छूटता हुआ देखता है
तो वो इस आधार पर अपनी मांग करने लगता है। लेकिन निश्चित तौर पर रिजर्वेशन को अगर जो हम हर जाति के आधार पर देंगे तो वो ऐसी व्यवस्था बन पाना देश में संभव नहीं है। लेकिन जिन बड़े वर्गों में बंटवारा हुआ है उसके आधार पर भागीदारी हमें सबकी देखनी होगी और सबको आगे लाना होगा जी। इस समय केंद्र की सरकार की ये जरूरत है कि वो सभी पिछड़े, दमित और वंचित वर्ग के लोगों को अगर जो सहूलियतें और सुविधाएं मुहैया कराए तो ऐसी मांगे अपने आप शांत हो जाएंगी। लेकिन चूंकि विकास की प्रक्रिया में केंद्र की सरकार पिछले 8 साल में अपने तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, चाहे गलत फैसले रहे हो, जिसके कारण समाज का एक बड़ा तबका आज विकास की प्रक्रिया में अपने को पिछड़ा हुआ और पीछे मान रहा है। ऐसी स्थिति में ये जातिगत मांगे बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रही हैं और इसके लिए गंभीर कदम उठाए जाने की केंद्र सरकार की तरफ से जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ अपनी राजनीति में लगी है, चुनाव में लगी है। केंद्र सरकार ही नहीं सर, कोई भी सरकार आती है वो उस पर राजनीति करती है, जबकि ये मसले ऐसे हैं जिसपे राजनीति करने से बचना चाहिए। देश के लिए केंद्र की सरकार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।